दोस्तों नमस्कार। आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 3 मार्च को एग्जाम देने वाले हो, आज का वीडियो आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में बन रहे हैं, चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। और यदि आपको अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में बिल्कुल पक्का करना है, तो इस महामैराथन क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत में देख लीजिएगा। सभी आपके वायरल प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके 3 मार्च को पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नंबर आप लोग मात्र एक ही वीडियो से स्कोर करने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप लोग मात्र 50 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। चार्ज जो आपका रहेगा, जिसमें आपको बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे आपके अति लघु हो, सभी का प्रश्न प्लस उत्तर आपको यहाँ पर दिया जाएगा मात्र 50 रुपीज़ में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 9793944081। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में से जो आपके पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में जो बनने वाले उनको देखना शुरू करते हैं। यदि आपको 70 में बिल्कुल पक्का करना है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, वो आपका दिया गया कि निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल का मतलब होता है असत्य फल। ठीक है, कौन सा आपका असत्य फल है या फिर कूट फल है या फिर नकली फल है, वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन सेब है, दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉबेरी, तीसरा ऑप्शन अखरोट और चौथा ऑप्शन आम है। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि जो कूट फल होता है वो आपका सेब होता है, यानी कि एप्पल होता है। सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और साथ ही में 1 नंबर में लिखने में भी आता है, यानी कि थ्योरी में भी, कि कूट फल बताइए। तो कूट फल में आप सेब बता सकते हो बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका होता है, भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है और देखना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप पेपर में देखोगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये देख लीजिएगा आप लोग चाहें तो। इसमें आपका पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, चौथा ऑप्शन है बीरबल साहनी। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपका होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपका है मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन है मल्टी टेम्परेरी प्रैक्टिस, तीसरा ऑप्शन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एमटीपी होता है, इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, ये आपका हिंदी में होता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप लोग एमटीपी। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी में भी आ सकता है और 1 नंबर में लिखने के लिए भी आ सकता है। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, किसने पुष्टि की कि डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने आखिर पुष्टि की थी कि डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है मिशेल्सन व स्टॉल, दूसरा ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, तीसरा ऑप्शन है आपका बीडल एवं टेटम और चौथा ऑप्शन आपका है अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज। ठीक है, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है वो आपका है अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। तो सभी लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इस बात की पुष्टि किसने करी थी, तो आप लोग क्या बताओगे, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज। तो आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में लिखने में भी बन सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है,
कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है कि कौन सा जो एंजाइम होता है वो डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने का काम करता है। पहला ऑप्शन जो आपका एंडोन्यूक्लियेज है यही आपका सही होता है, दूसरा ऑप्शन हेक्सोन्यूक्लियेज है, तीसरा ऑप्शन पॉलीमरेज है, चौथा ऑप्शन ये सभी है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है आपका एंडोन्यूक्लियेज, जो कि आपका डीएनए को काटने का काम करता है। वहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है तो आप क्या बताएंगे? तो उसमें आप बता सकते हैं डीएनए को जोड़ने का काम करता है लाइगेज और काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियेज। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दो आपको बता दिए हैं, अब इसे याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई लोग। तो अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको क्या बताना है? पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पहला ऑप्शन क्या है इसमें? फ्लेमिंग है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वीजमान। तीसरा ऑप्शन आपका स्मिथ। चौथा ऑप्शन है आर्बर। इसी प्रकार की आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल सही जवाब पर टिक लगाना है। और अगर आपको कोई भी जवाब ना पता हो, अगर तुक्का लगाना पड़े इस कंडीशन में, तो आप लोग कोशिश करना कि सेकंड और दूसरे मतलब सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन पर ही अधिकतर तुक्का लगाइएगा, अगर तुक्का लगाना पड़े तो। वरना फिर आप बिल्कुल सही सही लिखिएगा। तो यहाँ पर पेंसिल की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका डीएनए का रासायनिक चाकू। अब यहाँ पर भी वो प्रश्न बन गया है। पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन है आपका पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है आपका न्यूक्लियेज। तो डीएनए का रासायनिक चाकू आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डीएनए को खंडों में काटने का काम कौन करता है तो आप बताएंगे एंडोन्यूक्लियेज, और जोड़ने का काम कौन करता है तो आप बताएंगे लाइगेज। इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुविकल्पी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपको अभी तक बताए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 वाले क्वेश्चन के बारे में। फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर भी बढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 1 नंबर, 2 नंबर और साथ ही में 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका होता है वो होता है प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है कि प्लाज्मिड क्या है पूरा स्पष्ट करो, ठीक है। तो इसमें आप उत्तर में बताएंगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। यानी कि जो प्लाज्मिड होता है ये आपका जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो प्लाज्मिड होता है ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। जो आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है इसको ही हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं और इनका प्रयोग हम लोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में करते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना। तो प्लाज्मिड ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आता है और कभी कभी 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आप लोग इतना बता सकते हो आराम से, ठीक है। अगर 2 नंबर में आएगा तो 4 लाइन आपको लिखना पड़ता है, और मान के जो 3 नंबर में आ जाता है तो 6 लाइन से 7 लाइन लिख सकते हो, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस बार इस प्रश्न की बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, और आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है बायोगैस क्या है, ठीक है। बायोगैस क्या है इसके बारे में आप बताइए, और साथ ही में बायोगैस में कितनी गैसों का मिश्रण होता है ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है अलग से, तो उसे भी आप लोग समझ लेना इसी आंसर में, ठीक है। तो बायोगैस क्या है इसके बारे में आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे बायोगैस जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। बायोगैस क्या होता है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जो अवायवीय सूक्ष्मजीवों मेथोनेजन के द्वारा घरेलू तथा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो बायोगैस क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और जो कि आपका अवायवीय सूक्ष्मजीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। बायोगैस में आपके 50 से 70% तक मीथेन होती है, 30 से 40% तक CO2 होता है, तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बायोगैस क्या है, और साथ ही में बायोगैस में किन किन गैसों का मिश्रण होता है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो इससे अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले पेज को बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है ना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं बायोलॉजी में, वो सारे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम आपका होता है साल्मोनेला टाइफी विषाणु। टाइफाइड के नाम से देखोगे क्या है, टाइफाइड। तो यहाँ पर टाई और टाइफी, इस प्रकार से आप लोग उसका ट्रिक बना सकते हो, इस प्रकार से याद कर सकते हो। कभी कभी ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में भी आ सकता है, तो वहां पर भी आप लोग ऑप्शन को याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि टाइफाइड होता है, जो टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी होता है। इसे याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इंटरफेरान पर टिप्पणी लिखिए। भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरफेरान क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। उत्तर में आप बताओगे, इंटरफेरान विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका इंटरफेरान होता है ये आपका विषाणु प्रोटीन अणु होता है, और जब कोशिका जो होगी वो विषाणु से संक्रमित हो जाएगी तो इस कंडीशन में प्रोटीन्स को मुक्त करती है। ठीक है, जो विषाणु के संक्रमण को रोकते हैं, यानी कि ये इंटरफेरान को मुक्त करेंगी जो कि विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है। यानी कि जो भी यहाँ पर जो भी आपका कह सकते हो कि कोशिकाएं होती हैं जो इससे संक्रमित हो जाती हैं, वो इंटरफेरेंस को निकालती हैं, इंटरफेरेंस का विसर्जन करती हैं, निकालती हैं, और फिर वो जो इंटरफेरान निकलता है प्रोटीन अणु, ये आपका जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जिनमें संक्रमण नहीं होता है, उनको विषाणु के संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। तो इंटरफेरान पर टिप्पणी आपको लिखनी थी, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे लिखना है। समझ गए होंगे तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि मनुष्य में अमीबता या अमातीसार, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबिएसिस, रोग किससे उत्पन्न होता है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, मनुष्य में क्या बताना है आपको कि मनुष्य में अमीबता या फिर बोलते हो आप लोग अमातीसार या फिर अमीबिएसिस जो रोग होता है किससे उत्पन्न होता है, आपको बताना है। अब यहाँ पर 3 टाइप के नाम इसके दिए गए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, चाहे कोई सा भी नाम आए तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये सेम चीज है। ठीक है, तो अमीबता जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबिएसिस जो रोग होता है वो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजीवन परजीवी द्वारा होता है, और यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, डन हो गया ना, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। यानी कि जो मनुष्य में साधारण जुकाम को उत्पन्न करते हैं, उन 2 आपको यहाँ पर विषाणुओं के नाम बताने। पहला आपका होता है राइनो विषाणु, दूसरा आपका होता है कोरोना विषाणु। दोनों को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, जो आपके मनुष्य में साधारण जुकाम को उत्पन्न करने का काम करते हैं। कौन कौन से हैं आपके, पहला है राइनो विषाणु, दूसरा है आपका कोरोना विषाणु। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एक ऐसे प्राणघाती वायरस रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। यानी कि ऐसे रोग के बारे में आपको बताना है जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। रोग के बारे में बताना है जो कि प्राणघाती है और इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका नाम आएगा आपका होगा एड्स। एड्स आपका एक प्राणघाती रोग है और इसका रोग कारक जो होता है वो HIV वायरस है, जो आपका एक रेट्रो वायरस समूह है, और इसका अभी तक पूर्ण इलाज जो है वो संभव नहीं है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एड्स होता है ये आपका एक प्राणघाती रोग है, इसका रोग कारक HIV वायरस है, और ये आपका एक रेट्रो वायरस समूह है, और इसका अभी तक कोई भी पूर्ण इलाज जो है वो संभव नहीं है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आप जो आगे प्रश्न करने वाले हो ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हो। क्या प्रश्न रहने वाला है, आइए देखते हैं। प्रश्न आपका रहने वाला है DNA के बारे में। क्या रहने वाला है, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है, और यहाँ से DNA अगर आएगा तो DNA भी कंफर्म हो जाएगा आपका, और RNA भी कंफर्म हो जाएगा कि DNA में क्या करोगे, RNA में क्या करोगे। और साथ ही में DNA और RNA का जो अंतर है ना, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल ही आता है, हर साल आता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि DNA और RNA में क्या अंतर होता है। चलो देखते हैं, हम लोग इसका हेडिंग लगा दो सबसे पहले DNA, इधर आप लोग RNA। तो DNA के बारे में सबसे पहले बताओगे आप लोग कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि जो DNA होता है ये आपका मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताओगे केंद्रक में पाया जाता है। वहीं पर जो RNA होता है ये आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो DNA कहाँ पर पाया जाएगा, केंद्रक में, और जो RNA होता है आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा।
इसे भी नोट कर लीजिए। फिर डीएनए में आप लोग नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे क्या, इसमें आप दूसरा पॉइंट बताओगे, क्या बताओगे इसमें आप लोग दूसरा पॉइंट कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। वहीं पर आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी को हटा दोगे ना तो बचेगा क्या, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यही आपका आरएनए का पूरा नाम होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर आप लोग आगे इसमें बताएंगे कि जो आपका डीएनए है, डीएनए में आपका एजीटीसी क्षारक पाए जाते हैं। एजीटीसी मतलब एक मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन। तो इस प्रकार के क्षारक आपके पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। वहीं पर आरएनए की जब बात करोगे तो आरएनए में आपका एजीयूसी क्षारक पाए जाते हैं, यानी कि ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, यू मतलब यूरेसिल, सी मतलब साइटोसिन। इस प्रकार से आपके ये क्षारक पाए जाते हैं आरएनए में। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि जो डीएनए होता है ये आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो डीएनए होता है इसका जो मेन काम होता है, मतलब कि काम ही इसका यही होता है कि ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। वहीं पर जो आरएनए होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में संपूर्ण अंतर मैंने आपको बता दिया है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और अगर आपका ये अलग अलग भी आएगा तो भी आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कर दोगे डीएनए में, यहाँ से यहाँ तक कर दोगे आरएनए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न आपका क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो और मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग क्या समझते हैं और मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले समझो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी इसकी मत करना भाई लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप बताओगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा इसका है कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से जब हम लोग विदलन करते हैं और फिर डीएनए खंडों की मैचिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं, तो उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही करते हैं। इस तकनीक की खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। अब ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। तो आप बताएंगे क्या, एलेक्स जेफरी ने करी थी। आगे आप बताएंगे इसमें प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक जीव का जो डीएनए संरचना होती है, साथ ही में जो आपका आनुवंशिकता होती है वो विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है परिभाषा के साथ में। साथ ही में किसने इसकी खोज करी थी ये भी मैंने आपको बता दिया था, और साथ ही में कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसी की वजह से आपका ये जो होता है विशिष्ट होता है डीएनए, ठीक है। आगे आपको समझना क्या है, आगे आपको इसमें बताना है मानव जीवन में इसके उपयोग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है अगर आपके दीर्घ में बन जाएगा तो यहाँ पर आपको इसकी विधि भी बतानी पड़ेगी। तो विधि भी मैंने यहाँ पर बता दी है और उपयोग भी मैंने आपको बता दिया है। अगर केवल आपसे यही इतना ही प्रश्न आएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, इस मानव जीवन में इसके उपयोग के ऊपर प्रकाश डालो, तो यहाँ से यहाँ तक करना आप लोग। उसके बाद फिर आपको ये वाला पॉइंट छोड़ करके ये कर देना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में बताइए और साथ ही में इसके उपयोग के बारे में बताइए, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो सबसे समझ लो आप लोग ना, समझने में क्या आता है आपको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तो बन सकता है किसी भी तरीके से। इसी वजह से मैं सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि क्लियर करा दूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में, ताकि अगर क्वेश्चन आए भी और आपका नंबर कट जाए तो क्या फ़ायदा है। इस प्रकार से तो मैं आपको बता देता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या विधि होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या होता है, डीएनए को पृथक करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को पृथक करते हैं, कहीं से भी निकालते हैं। चाहे वो आपका शुक्राणु हो सकता है, शुक्राणु से डीएनए निकाल सकते हो, रक्त से निकाल सकते हो या फिर कंकाल से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए को पृथक करोगे, या तो शुक्राणु से कर लो या फिर रक्त से कर लो या फिर कंकाल से कर लो। फिर डीएनए को काटोगे आप लोग, किसके सहायता से काटोगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा आप लोग काटोगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डीएनए को खंडों में काटने का काम कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस करता है। तीसरा पॉइंट आप बताओगे इसमें जेल विद्युत गढ़ संचालन करना है। उसके बाद फिर क्या करोगे, डीएनए खंडों को काटने के बाद जेल विद्युत गढ़ संचालन करोगे, और फिर लास्ट में आप लोग चौथे पॉइंट में प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ जोड़ोगे, और लास्ट में जो आपका पांचवा पॉइंट होता है इसमें आप फिंगरप्रिंट निकालोगे। बस इतना पूरा प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि का, इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में।
उपयोग में आप बताओगे, सबसे पहला उपयोग है पैतृत्व निर्धारण करना, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो यदि उसके पिता का पहचान करना है तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से कर सकते हो। दोनों का डीएनए निकाल करके अगर सेम आएगा तो समझ लीजिएगा जो बच्चा है वो उसी का पिता वही है, सेम है, ठीक है। इस प्रकार से समझना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो महत्वपूर्ण उपयोग है, पहला उपयोग है पैतृत्व निर्धारण करना में, दूसरा में आपका है इसमें व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है तो उसकी जो मान लीजिए कोई भी क्राइम हुआ है तो वहाँ पर उसका अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है या फिर कोई सबूत नहीं मिलता है तो उसमें वो निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन अगर उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कर जाता है जिस भी जगह पर क्राइम हुआ है तो फिर वो निर्दोष नहीं साबित होगा, फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि जब किसी की हत्या हो जाती है या फिर बलात्कार हो जाता है तो फिर ऐसी घटनाओं में भी डीएनए का बहुत रोल होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो शुक्राणु से पृथक कर सकते हो, रक्त से कर सकते हो, कंकाल से कर सकते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट आपका होता है बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में। कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में जब लोग मरते हैं ना तो वहाँ पर उनके जो चेहरे हैं पहचान में नहीं आते हैं, तो फिर उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये किसका मतलब किसके मतलब कि भाई हैं, बहन है, कि क्या है परिवार में जो भी होता है उसको पता लगा करके फिर उनको सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में। मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्य के आधार पर जो आपका आरएनए होता है कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या काम होता है, वर्णन का आपको करना है। सबसे पहले बताओगे भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को हम लोग दो वर्गों में रख सकते हैं, ठीक है। भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आप लोग डीएनए को दो इसमें कर सकते हो, दो कह सकते हो कि दो वर्गों में आप लोग रख सकते हो। पहला वर्ग कौन सा है आइए समझते हैं। सबसे पहले पहला वर्ग आपका होता है अनुवांशिक आरएनए, ठीक है। अब ये आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो आपका अनुवांशिक मतलब कि अनुवांशिकता का काम करता है, अनुवांशिक जो अनुवांशिक चीजें हैं उनका काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो अनुवांशिक आरएनए भी होता है, या आपका अनुवांशिक जो आरएनए होता है वह आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है ये लगभग सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, लेकिन जब आरएनए भी किसी जीव में करता है क्या, तो आप लोग बताओगे बिल्कुल हाँ। आरएनए भी आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन किसमें, केवल आपका समस्त पादप विषाणु में। पादप विषाणु को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें होती हैं सब में डीएनए ही आपका एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से आपको उसको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने आरएनए को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आपका भाग था अनुवांशिक आरएनए, जो कि सिंपल सा है, आप लोग देख लोगे। जो मेन होता है आपका होता है अनुवांशिक आरएनए, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक आरएनए, ठीक है। ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है अनुवांशिक आरएनए कहलाता है। अब ये मेन होता है क्योंकि इसमें जितने भी आपके प्रकार के आरएनए होते हैं उनमें आपको समझना पड़ेगा। जिसमें आप सबसे पहले बताओगे क्या, यूकैरियोट्स में आपके तीन प्रकार के अनुवांशिक आरएनए पाए जाते हैं। पहला आपका होता है संदेश वाहक, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए, ठीक है। संदेश वाहक, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बोल सकते हो आप लोग। तो संदेश वाहक आरएनए क्या होता है इसके बारे में आप बताओगे। संदेश वाहक यानी कि एमआरएनए में बताएंगे। संदेश वाहक आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, यानी कि जो आपका संदेश वाहक आरएनए होता है ये डीएनए से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसीलिए जैकब और मोनार्ड नाम के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इनका नाम ही रख दिया है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि क्या कर रहा है कि जो आपका डीएनए से प्राप्त सूचना होती है उसको कहाँ तक पहुंचाता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक है इनका नाम क्या रख दिया है, मैसेंजर आरएनए रख दिया है, जैकब और मोनार्ड ने। आगे आप बताएंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग एमआरएनए होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में जो आपका आरएनए पाया जाता है उसका जो 3.5% भाग होता है आपका एमआरएनए होता है, ठीक है, यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है। दूसरा आप इसमें बताएंगे तीन प्रकार के मेन होते हैं, जिसमें आपका पहला तो मैंने आपको बता दिया संदेश वाहक एमआरएनए, दूसरा आपका होता है ट्रांसफर आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए। टीआरएनए में बताएंगे कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं और यह कुल आरएनए का लगभग 15% तक भाग बनाने का काम करते हैं। टीआरएनए जो होता है ये अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाने का काम करते हैं। इस प्रकार से आपका ये चीज हो जाती है।
फिर आपका थर्ड इसमें आरएनए होता है, आपका होता है राइबोसोमल आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं आरआरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए में बताएंगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। इसे हम लोग घुलनशील आरएनए भी बोलते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग तक का निर्माण करता है और उसका प्रमुख कार्य जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं मैंने पूरा आपको बता दिया कि आरएनए को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका था अनुवांशिक आरएनए, दूसरा आपका था अनानुवांशिक आरएनए। तो जो मेन होता है आपका होता है अनानुवांशिक आरएनए, जो कि उसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं, तीनों को मैंने समझा दिया है। तभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका होता है, सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा में आप बताओगे किर्क ने 1958 में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। क्रिक ने क्या किया, 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं इनका जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि जो ये तथ्य है कि जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया और इस सिद्धांत को उन्होंने क्या नाम दिया, अणु जीव विज्ञान में इस सिद्धांत को हम लोग केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं या फिर सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा पर टिप्पणी लिखो। अगर यहाँ पर आ जाता केंद्रीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखो तो भी आपको यही चीज करना होता है, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं सेंट्रल डोगमा को केंद्रीय सिद्धांत और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा है या फिर केंद्रीय सिद्धांत है, सेम चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पर समझ गए कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। यहाँ पर देखोगे तो डीएनए से आरएनए की ओर, आरएनए से प्रोटीन की ओर जो आपका आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। अब यहाँ पर आप समझ लो, ठीक है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकृति, यानी कि रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी अनुलेखन होगी, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण, यानी कि ट्रांसलेशन होता है। इस प्रकार से आपका सेंट्रल डोगमा होता है। पूरा मैंने आपको समझा दिया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। आप तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका इसमें जो पहला प्रश्न हो जाता है वो क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। यानी कि विषाणु के द्वारा उत्पन्न एक रोग के बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। इसमें आपको क्या बताना है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम और साथ ही में लक्षण भी बताने, उपचार भी बताने और साथ ही में बचाव भी बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपका होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एड्स। एड्स एक आपका विषाणु जनित रोग है और एड्स का कारक जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV है। यह आपका एक आरएनए युक्त विषाणु है जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बना लेता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है। तो एड्स जो रोग है ये आपका एक विषाणु जनित रोग है और ये बहुत ही कह सकते हो कि प्राणघाती रोग है। इसका कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं है। एड्स के लक्षण के बारे में आप हम लोग समझ लेते हैं। एड्स के लक्षण में आप बताएंगे कि एड्स के लक्षण में बार बार रोगों से ग्रसित हो जाना है, कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है ना, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से उसको बार बार रोग होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि रोगी को लगातार बुखार, यानी कि जिस भी व्यक्ति को एड्स रोग होता है उसको लगातार बुखार आता है। फिर आपका दस्त लगते हैं और साथ ही में धीरे धीरे शरीर का जो वजन होता है वो कम होने लगता है, यानी कि उसका जो वजन है घटता रहता है। और फिर लास्ट में आपका शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आती है, यानी कि जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा क्षमता, उसमें कमी आती है और उसको लगातार कोई छोटी बीमारी भी होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब हम लोग बात करेंगे एड्स का संचरण। एड्स का संचरण किस प्रकार से होता है, इसमें आप बताएंगे कि HIV का संचरण संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है, यानी कि अगर माता को HIV है
तो उसमें जो बच्चा होगा उसमें भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ होती ही है कि HIV का जो संचरण होता है संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को होता है। या दूसरा पॉइंट अब बताएंगे कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित एवं संबंध बनाने से भी होता है। दो मुख्य कारण होते हैं। अगर बच्चे को हुआ है तो उसका रीजन हो सकता है कि उसकी माता को होगा, तो फिर उससे उसको में ट्रांसफर हो गया। और अगर व्यक्ति में बात हो रही है तो व्यक्ति में क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स हो जाता है। या फिर कई बार जो सिरिंज होती है जो आप लोग डॉक्टर वगैरह लगाते हैं, कई बार ऐसे भी डॉक्टर होते हैं मतलब कि जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो एक ही जो सुई होती है वो कई लोगों में लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में एड्स है तो फिर उसमें से अगर सुई निकाल करके फिर दूसरे व्यक्ति में लगाएंगे तो वो उसमें भी वो एड्स हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग जाओगे हॉस्पिटल वगैरह या फिर कोई भी मेडिकल शॉप पे भी जाओगे, अगर कोई आपको सुई लगा रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एकदम नई सुई ही लगवाना है, ऐसे भी ऐसी सुई नहीं लगवाना जो पहले से यूज हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। या फिर जब आप जाते हो बाल कटाने के लिए तो फिर वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप लोग वहाँ पर बाल कटाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति को एड्स होता है उसके भी बाल उसी वो ब्लेड से काटता है और उसके बाद में फिर उसी में मान लीजिए उसका ब्लड आ गया कहीं पर, उसको उसमें जो ब्लेड है उसमें लग गया ब्लड, और फिर आपको वही बाल उससे काटेगा और फिर आपका भी कहीं पर कट जाता है ना, तो फिर आपको भी वो रोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना अच्छे तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए। आगे बताएंगे HIV का संचरण की पहचान, यानी कि HIV जो रोग है इसका पहचान किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, कौन कौन से टेस्ट आपको कराने होते हैं। पहला होता है एलिशा। एलिशा को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म आपका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसी। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि ये आपका इसका फुल फॉर्म बोर्ड परीक्षा में आता है। दूसरा आपका होता है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दोनों को याद कर लीजिएगा, दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। और ये HIV का संचरण पहचान करने के लिए आप लोग ये टेस्ट करवाते हो। और साथ ही में एग्जाम्पल मतलब कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में फुल फॉर्म में आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और HIV की रोकथाम एवं उपचार के बारे में समझते हैं। तो HIV की रोकथाम एवं उपचार में आप बताएंगे कि पहला पॉइंट क्या है, कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको हर किसी के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना है। अगर आप बनाते हो तो कंडोम का उपयोग करना है। दूसरा पॉइंट है रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करना चाहिए, यानी कि किसी को भी रक्त आप दान कर रहे हो या फिर किसी से भी रक्त ले रहे हो तो उससे पहले HIV का परीक्षण करना चाहिए। अगर व्यक्ति में HIV है तो फिर रक्त ना लो और ना फिर किसी को दो, ये चीज़ आपको समझना है। तीसरा आपका है एड्स के बारे में जागरूकता फैला करके, एड्स के बारे में जानकारी दे करके सभी को, ताकि ये चीज़ें वो चीज़ कम हो जाए, क्योंकि बहुत लोग गलत तरीके से यौन संबंध बनाने की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन सिरिंज की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और साथ ही में कई बार किसी का जैसे बाल वगैरह काटने जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट है कि एक बार उपयोग की गई सुई का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिरिंज का दोबारा प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि आपका है मादा जो जनन तंत्र है उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसका जो स्टार्टिंग का पेज है वो मैं यहाँ पर पीछे रख दिया हूँ, उसको मैं ले आता हूँ। तब तक आप लोग इसको देखो डायग्राम को, मैं तब तक लेके आता हूँ जल्दी से, 1 सेकंड लगेगा बस। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है मादा जनतंत्र के बारे में, ठीक है। मनुष्य में मादा जनतंत्र के बारे में आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें आप बताएंगे क्या, मनुष्य में मादा जनतंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, जैसा कि मैंने आपको नर वाला भी करवाया है। आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नर और मादा दोनों जनतंत्र, ठीक है। तो मादा में बताएंगे मादा जनतंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। मादा जनतंत्र को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नर जनतंत्र को भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था और मादा जनतंत्र को भी हमें 3 भागों में बांटना है। पहला भाग होता है मुख्य जनन अंग, ठीक है। पहला भाग क्या होता है आपका, मुख्य जनन अंग होता है। मुख्य जनन अंग में अंडाशय होता है। अंडाशय जो होता है वो मादा का मुख्य जनन अंग होता है। इसमें आप बताएंगे कि यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो आपका अंडाशय होता है यह आपका मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण व स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। आगे आप बताएंगे उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय एक जोड़ी में होते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे आप इसमें बताएंगे
प्रत्येक अंडाशय जो होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। आगे आप बताएंगे या श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो ये क्या हो गया, मादा जनन तंत्र में सबसे पहला पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट था आपका मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग में आपका अंडाशय होता है, जो कि मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर डायग्राम को देख लेना है। इस प्रकार से डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है, जहाँ पर ये आपका अंडवाहिनी होता है, ये आपका अंडाशय होता है रेड कलर वाला, ये आपका गर्भाशय होता है, आपका गर्भाशय ग्रीवा, ये आपका योनि होता है। इस प्रकार से आपको बना देना है स्त्री जनतंत्र का संरचना। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आप लोग आराम से बना पाओ, और पेंसिल से बनाइएगा, ताकि अगर गलती हो जाए तो उसको आप रफ करके सुधार भी सकते हो। अब आपका महाजनतंत्र में जो दूसरा पार्ट होता है आपका होता है सहायक अंग। सहायक अंग में बताएंगे आप लोग, सहायक अंग में बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें आपका पहला अंग होता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी आपका जो होता है, इसमें आप बताएंगे जैसा कि यहाँ पर है ये वाला पार्ट। ठीक है, अंडवाहिनी में बताएंगे कि यह आपका एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चाभी एपिथेलियम से स्थित होती है, और प्रत्येक अंडवाहिनी में आपके 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग हैं। पहला आपका है कीपक, दूसरा है तुम्बिका, तीसरा संकीर्ण पथ। इस प्रकार से आपके 3 भाग होते हैं। आगे आपका होता है गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है, मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है। इसको हम लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो यहीं पर रहता है। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या बताएंगे इसमें आगे। आगे आपका इसमें होता है योनि। ठीक है, सहायक जनन अंग में ही आपका जो नेक्स्ट होता है वो आपका होता है योनि। योनि में आप बताएंगे गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है, और योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का काम करती है। इस प्रकार से आपके मुख्य जनन और सहायक जनन अंग कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट बचता है आपका सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां में आप बताएंगे बार्थोलिन ग्रंथियां, और दूसरी आपकी होती है स्तन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां में आप बताओगे कि ये एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है, और ये चिपचिपा द्रव्य स्रावित करती हैं, जो मैथुन में सहायक होती हैं। ठीक है, दूसरी ग्रंथि आपकी होती है स्तन ग्रंथियां। इसमें आप बताएंगे एक जोड़ी होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं, जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं, या दुग्ध श्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया है। तो महाजनतंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना था, मैंने आपको पूरा समझा दिया। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।